चाहे सिर्फ जातीय नजर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग अभी भी जारी है। गुरुवार को पहले विपक्ष ने मार्च निकालकर सरकार पर निशाना साधा और अब सरकार की ओर से पलटवार किया गया है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यसभा चेयरमैन को इस पूरी घटना की जांच कर विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गुरुवार दोपहर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, वी मुरलीधरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सड़क से संसद तक विपक्ष ने अराजकता फैला रखी है। पूरे विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष पहले से ही सत्र को बर्बाद करने की कोशिश में जुटा था। हमने विपक्ष से चर्चा करने के लिए अपील भी की थी। मंत्रियों का परिचय करवाने के लिए भी शांति रखने की अपील की थी। सरकार की ओर से महंगाई, कोरोना संकट, कृषि मसलों पर चर्चा के लिए मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 तक के यूपीए के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे बिल थे जो बिना किसी चर्चा के पास किए गए। विपक्ष की ओर से झूठा आरोप लगाया गया है कि सरकार चर्चा नहीं कर रही है, जबकि कुछ सांसदों को जब सस्पेंड किया गया तो वहीं कुछ सांसदों ने शीशा तोड़कर सदन में घुसने की कोशिश की। सरकार ने सोमवार तक सदन चलाने की बात स्वीकार की थी। डिमांड हमारे सामने, स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने ये डिमांड रखा गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए। स्वयं चेयरमैन ने अनाउंस किया इकोनॉमिक प्राइस राइज, जो उनका डिमांड था उसको एडमिट किया हूं। कोविड का उनका डिमांड था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड इन द बोथ द हाउस। एग्रीकल्चरल के बारे में था, that was also accepted. By and large, all parties, including small, big, and everybody, these were the three major issues on the very first BSE, and that was accepted, that was admitted. And in spite of that, then they started with Pegasus and other things, and so much of statement was made. I am trying to make out a point that the decision, it was pre-decided by the Congress and its friendly party that we should not allow the parliament to function this time, and we should take it forward for a washout. This was their decision. That's why I am trying to count the chronology of the events. In that first, they did not allow introduction of ministers. और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी योगेश पांडे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ योगेश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, हम लगातार तस्वीरें देख रहे थे संसद की कार्यवाही की, किस तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ हंगामा ही इस बार संसद की कार्यवाही में बरपा हुआ नजर आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? क्या विपक्ष ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि इस बार की कार्यवाही हम सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ाकर रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार की कार्यवाही जो हंगामेदार देखने को मिली, दरअसल ये पहला मौका नहीं था जब सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके पहले भी तमाम जितने भी सत्र चलते थे उनमें भी विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर आया है। वो चाहे कांग्रेस विपक्ष में 2014 से है, और उसके पहले भी अगर जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सीटों पर बैठा करती थी तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी भी जमकर हंगामा किया करती थी। लेकिन इस सत्र में जिस तरीके से मंगलवार को वहां पर केबिन के ऊपर चढ़ करके और पर्चे फाड़ करके जिस तरीके से जो सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम किया गया है, उसके बाद सदन के स्पीकर ने इस पर दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सदन की मर्यादा को तार तार किया गया है उससे वो काफ़ी आहत हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद जिस तरीके से अंदर हंगामा कर रहे थे, उसके बाद राज्यसभा स्पीकर ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसा मौका पहले कभी नहीं देखा था। जिस तरीके का जो हंगामा इस बार हुआ है
उसके पहले कभी नहीं होता था। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अपने इतिहास में पहली बार शायद इतनी कमजोर हो चुकी है और उसको मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव को तैयारी के लेकर के अब विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है। जाहिर है कि जिस तरीके से संसद के अंदर जो नज़ारा देखने को मिला, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें सफल नजर आती रही, क्योंकि अगर पेगासस का मामला देख लें, जो चाहे किसान के मुद्दे को मामले को लेकर के देख लें, लगातार कांग्रेस के साथ विपक्ष एकजुट नजर आया है और कांग्रेस कहीं ना कहीं सफलता हासिल करते हुए नजर आई है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जितना विपक्ष एक साथ अभी नजर आ रहा है, ये विपक्ष एक साथ 2024 तक नजर आता रहे, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराना या उनका मुकाबला करना पाना। ये आपकी बात एकदम सही है कि कांग्रेस अब विपक्ष को मजबूत करने में जुट गई है, तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन योगेश, सवाल ये है कि आप तमाम पार्टियों का सहारा लेकर कब तक चल पाएंगे? आप खुद की पार्टी को इंडिविजुअल तरीके से किस तरह से मजबूत कर रहे हैं? क्या इसमें आत्ममंथन की जरूरत नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस वाकई में इस समय ये आत्ममंथन कर रही है कि हम खुद की पार्टी को किस तरीके से मजबूत करें? क्योंकि कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से एक अलग ही डिनर पार्टी बुलाई और उसमें ना राहुल गांधी थे ना सोनिया गांधी थी, ये तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि आपकी अकेले की पार्टी कितनी बिखरी हुई है। ऐसे में और राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके क्या लाभ? बिल्कुल ठीक बात आप पल्लवी कह रहे हैं। जिस तरीके से कपिल सिब्बल का आपने जिक्र किया, कपिल सिब्बल ने अपने बर्थडे के दिन उन्होंने डिनर पार्टी रखी थी और उसमें तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये सामने आ रही है कि इस जो कांग्रेस को ने जो अब कमान संभाली है वो सोनिया गांधी ने खुद संभाल रखी है, क्योंकि पूरे सत्र के दौरान सोनिया गांधी कहीं नजर नहीं आई थी और मंगलवार और उसके बाद बुधवार को 2 दिन सदन के अंदर सोनिया गांधी नजर आती हैं और लगातार अब जिस तरीके से विपक्ष के साथ ये खबर सामने आ रही है कि वो बैठक करेंगे और डिनर पार्टी करेंगे। 20 अगस्त को जो खबर आ रही है कि 20 अगस्त को सोनिया गांधी वर्चुअल तौर पर कांग्रेस के नेताओं के साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का आत्ममंथन करना पड़ेगा। आपने जो एक बात कही, बहुत पॉइंट वाली बात है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों से, राज्यों से जिस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, कांग्रेस में जो रोष व्याप्त है, उसमें असंतोष व्याप्त है उनके नेताओं में, उनको कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा और उनको मनाना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। लेकिन विपक्ष को एकजुट करके लेकर के चलना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राहुल गांधी भी आज इस तरीके से संसद से लेकर के विजय पथ तक, उन्होंने विजय चौक तक मार्च निकाला, उसमें भी तमाम सारे नेता विपक्ष के मौजूद रहे और इस मार्च के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम सारे विपक्षी नेता मौजूद रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अंदर खाने की जो मामले हैं, उसको अंदर खाने की जो कलह है उसको सुलझाने की। बिल्कुल योगेश, लेकिन चलिए अब अगर हम सरकार पर आ जाएं तो आज जो तस्वीरें संसद के अंदर से बाहर आई, जो माल पिटाई की, हाथापाई की जो तस्वीर बाहर आई, एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी अब टेंशन है और यही एक बड़ी वजह रही कि विपक्ष के मोर्चे के खिलाफ 8 मंत्रियों को मैदान में उतरना पड़ा। 8 मंत्री एक साथ बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने 8 बड़े सवालों के तीर विपक्ष पर छोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो मजबूती थी वो अब सरकार को डरा रही है। पल्लवी, एक बहुत बारीकी से बात समझने वाली है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और जिस तरीके से अभी मैंने कहा कि जो विपक्ष की एकजुटता नजर आ रही है वो कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है कि अगर ये विपक्ष की एकजुटता ऐसे ही रही तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस एकजुटता का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग सकता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सक्रिय है और सक्रिय मोड पर लगातार नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से अब ये बात कही जा रही है कि जहां पर भी कांग्रेस राज्य शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, गांधी की एक अहम बैठक होनी और इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शुक्रिया योगेश, आप तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े और एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो राज्यसभा में लगातार कई दिनों तक हुए हंगामे की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। एक तरफ विपक्षी दलों ने जहां आज मार्च निकाला तो वहीं केंद्र सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला है। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि हम बेहद दुख के साथ यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने मंत्री के हाथों से जब पर्चे छीन लिया और उन्हें सस्पेंड किया गया तो हमारा कहना था कि आप माफी मांग लो। इस पर भी उन्होंने माफी से इनकार कर दिया। पीयूष गोयल ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। चौड़ा करके कह रहे कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे।
ये पार्लियामेंट्री डेकोरम, ये पार्लियामेंट्री शिष्टाचार का जो प्रतीक आज कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने देश के समक्ष रखा है, मैं समझता हूं पूरे सदन की गरिमा, सदन की कार्रवाई के ऊपर एक जनता के बीच में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया विपक्ष ने कि वो आगे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, हमारे युवा युवतियों को क्या दृश्य दिखाना चाहते हैं भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। जैसा प्रहलाद जी ने कहा, लगातार हम चर्चा के लिए तैयार थे। आप सबने देखा कोविड की सुचारू चर्चा हुई, तय हुआ था उसके बाद शाम को सभी पक्ष के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में आएंगे। सभी आए, कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार, बाकी सभी विपक्ष के नेताओं ने खुलेआम तारीफ की माननीय प्रधानमंत्री जी के, सराहना की कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कोविड की लड़ाई में देश को संभाला, देश को दिशा दी, और कितनी सारी जानकारियां उसमें जब विपक्ष के नेताओं ने भी देखी तो उन्होंने कहा ये पूरे देश के समक्ष रखी जाए। हमें भी ध्यान नहीं था, इतने सारे काम केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, अलग अलग लोकल बॉडीज, एनजीओज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एक मानो पूरे देश ने कोविड की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी थी, उसका प्रमाण उस दिन विपक्ष के भी सामने रखा गया। 4 तारीख की घटना, 9 तारीख की घटना, उसके बाद जब ओबीसी के ऊपर बिल पे चर्चा हुई तो आपने देखा कितनी अच्छी सुचारू चर्चा हुई। इसी तरीके से हमारी उम्मीद थी कि हर बिल के ऊपर चर्चा हो, उसके बाद पास हो, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, जितना शोरगुल, अलग अलग प्लेकार्ड्स, और एक मुद्दा भी कोई तय नहीं कर पा रहे थे कि किस पे बातचीत करें, एक पार्टी का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का तीसरा, कोई ठीक तरीके से संतुलन विपक्ष के बीच में नहीं था, और एक क्लियर कट कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन का दृश्य देश के सामने दिखा। एक आम आदमी पार्टी के सदस्य टेबल पे चढ़ गए तो अरे उसमें पंजाब में हमारा क्या परिणाम होगा, तो 2 कांग्रेस के सदस्यों ने चढ़ना जरूरी है। और इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन के कारण पूरे सदन की और देश के जनता के बीच जो अपमान किया गया है चेयर का, जो सदन का अपमान किया गया है, उसके लिए माफी मांगना तो दूर, और सीना चौड़ा करके आज विपक्ष सामने आ रहे हैं। साइन कि विपक्ष इज ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट एनी एक्शन बिकॉज ऑफ देयर मिसकॉन्डक्ट, अनरूली बिहेवियर एंड the threatening approach of the opposition, the way they manhandled the security personnel of the parliament and the marshals, the way the lady marshal was manhandled by 2 honorable MPs from the Congress party, the way they were trying to pull the male marshals by the neck and damage the property of the house, that the way they attacked the table, the way they attacked the chair, it was a shameful disgrace in the parliamentary history of India, and a clear sign that they are trying to divert and deviate from the main issue, which is their conduct in the house, their misconduct in the house, to preempt any action that will evidently follow from the records of the 12 महिला मार्शल्स और 18 पुरुष मार्शल्स, कुल 30 मार्शल्स, 18 मेन पुरुष, 12 महिलाएं, सिर्फ 30 मार्शल्स डिप्लॉय हुई थी। और उतनी जरूरी थी क्योंकि इतने बड़े प्रहार के सामने, और ये प्रहार 9 तारीख को आप सबने देखा था, टेबल की सुरक्षा, चेयर की सुरक्षा के लिए ये तैनात थे। सभी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स और स्टाफ थे। अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वो ब्रॉट इन। ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। एक प्रकार से पूरे विपक्ष की हम निंदा करते हैं कि उनकी मंशा इस
सदन की गरिमा गिराने की रही शुरू से। उनकी मंशा थी कि इस सेशन को चलने ना दिया जाए। शायद ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी एक राजनीतिक मजबूरी में उन्होंने सदन को चलने दिया। और अगर इसी प्रकार से पूरे 19 दिन सदन चलता तो देश में अच्छी सार्थक चर्चा के बाद बिल पास होते। यही सरकार की उम्मीद थी और आगे भी हमारी यही उम्मीद रहेगी। प्रहलाद जी ने कहा इतना आउटरीच का हमने कोशिश की, इतनी बार चर्चा की कोशिश की, पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था आप जो चर्चा करो, हमारा रवैया तो हाउस नहीं चलाने देने। कल भी जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, कहा गया कि उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये बिल को 11 तारीख के बदले 12 तारीख को ले लिया जाए। हमने कहा 12 तारीख को ले लेंगे, जैसा प्रहलाद जी ने कहा। फ्राइडे इवनिंग 5 बजे प्राइवेट मेंबर बिल के बाद ले लेंगे, मंडे ले लेंगे, लेकिन आप एश्योर करिए कि सुचारू रूप से सदन चलेगा। तो उस पर स्पष्ट कहा गया नहीं 9 तारीख तो ट्रेलर था, अब तो उससे भी ज्यादा बड़ी घटना होगी अगर आप ये बिल लाए। तो ये बाई वे और ये हाईवे का जो विपक्ष का रवैया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मैं समझता हूं पूरा देश इसकी निंदा करते हैं। ये विपक्ष ने समझना पड़ेगा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से, उनके दिन रात 24 घंटे काम करने के प्रयासों से, देश की अर्थव्यवस्था को फिर एक बार तेज गति देने के काम से, देश को आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से भर के एक आगे अगले 25 वर्ष का जो समय हम आजादी वर्ष मना रहे हैं, हम सब ने यह तय किया है कि कैसे इस देश को अगले 25 वर्ष में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब एक विश्व शक्ति, एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में बनाने के लिए पूरा देश जो जुट गया है, उससे शायद विपक्ष डर गया है और उस डर के कारण ये डाइवर्ट करने की कोशिश, झूठ के आधार पर देश को गुमराह करने की कोशिश, मीडिया को गुमराह करने की इस कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की जो व्यवहार रहा है, उसको मैं समझता हूं पूरा। और इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा में लगातार मचे हंगामे को लेकर आज पूरा ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से अफरा तफरी मची रही। पहले जहां विपक्षी दलों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया, उसके बाद केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता करके विपक्ष पर 8 बड़े आरोप लगाए। अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। सुरेश जोशी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सर आप, और उनके अलावा कुंवर सिंह जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सुरेश जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। सर, हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से हंगामा मचा रहा राज्यसभा में 2 दिन तक। अब आज जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। संसद के अंदर इस तरह का हाथापाई का माहौल आखिर कैसे बन गया? देखिए पल्लवी जी, जहां एक और देश 75वीं वर्षगांठ जो है कि स्वतंत्रता की मनाने जा रहा है, और हम लोगों ने जब देश आजाद हुआ था तो उसमें एक जो डेमोक्रेसी को यहाँ पर कुछ स्वीकार किया था और एक संविधान के आधार पर देश को चलाने का निर्णय हुआ था। तो उस समय के संविधानविदों के द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये दोनों ही को एक कानून का मंदिर मान करके हम लोगों ने तय किया था कि भाई इस मंदिर पे देश की सारी समस्याओं का समाधान होगा और उस समाधान के लिए जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आएंगे, चाहे वो किसी दल के हों, दलीय राजनीति से हटकर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मान करके वो अपनी चर्चा करेंगे, अपने विषयों को शालीनता से रखेंगे। नियम कायदे कानून सब बने हुए हैं, किस नियम पे कौन सी चर्चा होनी है और किस नियम पे कौन सी चर्चा नहीं होनी है, और सत्ता पक्ष को किस रूप पे रहना है, विपक्ष को किस रूप पे रहना है, और साथ ही साथ जो है कि विपक्ष की क्या भूमिका है, सत्ता पक्ष की क्या भूमिका है। ये हमारा संविधान हमको पूरी आजादी देता है और उस आजादी के तहत ही हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा चलती है। लेकिन बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि इतने लंबे कालखंड में जो हमने अपनी आंखों से देखा
या जो इस इतिहास को हम लोगों ने पढ़ा, कुछ चीजें हमने देखी होंगी, कुछ चीजें हमने पढ़ी होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक मुझे याद आता है और जितना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा या इस देश की जो पार्लियामेंटों के अंदर हमारे प्रबुद्ध जन रहे, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे अन्य दलों के हों, उनकी जो भूमिका और जो उनका आचरण रहा, इससे पहले ऐसा आचरण और ऐसी भूमिका कभी देखने को नहीं मिली। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब अपनी आइडियोलॉजी, अपनी नीतियां, अपने सिस्टम को पार्लियामेंट के अंदर और जो जनता की समस्या है उसको विपक्ष को रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन किसी सदस्य को संसद के अंदर बिल की कॉपी फाड़ने का और वहां की रूल बुक को फाड़ करके पार्लियामेंट उसके राज्यसभा के अंदर उसकी चेयर पे फेंकने का, नियम विरुद्ध आचरण करने का, इस तरह का जो कृत्य है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर आज पहली बार दिख रहा है। अब इससे ये समझ में आज नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो दल हैं या इन दलों को जो चलाने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र पर, इस देश के संविधान पर क्या विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, या ये किस ओर जो है कि हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का सिस्टम है, उसको किस ओर ये लोग ले जाना चाहते हैं। ये बहुत एक आश्चर्यजनक घटनाएं इन 19-20 दिनों के अंदर हुई हैं और इसको लेकर के देखो, जो भी संविधान पे विश्वास करता है, कानून पे विश्वास करता है, पार्लियामेंट पे विश्वास करता है, उसको निश्चित तौर पर वो आज हतप्रत होगा कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है और किस ओर ये लोग जा रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर आपको चर्चा करनी तो चर्चा करनी चाहिए, चर्चा करने के लिए क्या दिक्कत है, लेकिन आप पहले तो इश्यूज को तय नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी दलीय बैठकें जरूर कर रहे हैं, आप लोग जो है दलीय बैठकें कर करके एक मत ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर कांग्रेस कहती है कि हमको जासूसी कांड पे चर्चा करनी है, तो दूसरा दल कहता है जी कि हमको तो किसान बिल पे चर्चा करनी है, तीसरे लोग कहते हैं महंगाई पे चर्चा करनी है। आखिर आपको चर्चा किस पे करनी है? आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं? किसको आप 1, 2, 3, 4 मानते हैं? ऐसा कहीं भी कोई दृश्य पार्लियामेंट के अंदर दिखा नहीं। और इससे बहुत स्पष्ट ये होता है कि ये सारे दलों की मंशा कहीं भी संसद के अंदर चर्चा करने की नहीं थी, कहीं भी जो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा करके जनता को राहत देने की नहीं थी, कहीं भी जन समस्याओं के समाधान की नहीं थी। सिर्फ मुझे लगता है कि हंगामा मकसद था और उस हंगामे के मकसद को 19 दिन इन्होंने पार्लियामेंट को न चलने दे करके साबित किया कि हम सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। अब उस हंगामे के बाद जब पार्लियामेंट आपकी ऑफ हो गई है, तो अब उस हंगामे को वो सड़कों पे ला करके करना चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है पल्लवी जी कि इनको समर्थन कहीं से नहीं मिल रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि सड़कों में जाएंगे ना वहां समर्थन है, ना पार्लियामेंट में जाएंगे वहां समर्थन है, ना जो है कि ये कोर्टों के अंदर जाएंगे वहां समर्थन है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, कहाँ ये ले जाना चाहते हैं? आखिर क्या इनका प्रजातंत्र में विश्वास है, नहीं है? क्या ये प्रजातंत्र में जीना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? पूछेंगे कि आखिर उन्हें अब विश्वास नहीं रहा संविधान पर और लोकतंत्र पर। सवाल यही है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अपने मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले अपने तमाम बातें सुनी होंगी सुरेश जोशी जी की, और मेरा भी सवाल यही है कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी जो इतना भयंकर हंगामा आप लोगों को मचाने की जरूरत पड़ गई, और लगातार ये हंगामा हम देख रहे हैं। विपक्ष ने एक दिन भी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया, वजह क्या रही? मुझे खुशी है कि जोशी जी ने कहा कि संविधान पर हमें आस्था है। अगर आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखें तो पॉइंट नंबर 12 में राष्ट्रपति जी ने कहा कि 2014 के बाद बने भारत में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 के पहले जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था या जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो भारत के नहीं थे? एक बात। दूसरा, आप संविधान पर आस्था रखते हैं, मुझे खुशी हुई। आपने कहा कि विपक्ष तय कर ले महंगाई पर, जासूसी पर कि किसान बिल पर। तय हमने तो कर दिया, हमने तो सवाल रख दिया, स्थगन प्रस्ताव ला दिया। ये करना तो आपको था, सरकार की जिम्मेदारी थी। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर को तय करना चाहिए कि हम इस सांसद को इतना टाइम देते हैं, इस पार्टी को इतना टाइम देंगे, स्थगन प्रस्ताव पर यह चर्चा होगी, ये प्रश्नकाल होगा। तय आपको करना है। लेकिन जब
लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति महोदय किसी पार्टी का मोहरा बन जाए, तो आप तय नहीं कर पा रहे थे कि हम समय दें कि नहीं दें। यदि आप आज आपके 6 मंत्री 7 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विपक्ष के लिए, तो आपको विपक्ष के लिए दिए गए कार्यसूची को विवरण सामने रखना चाहिए ना। आप रखे होते कि पहले दिन हमने विपक्ष को यह मौका दिया है, इस सदन में हमने इस प्रश्नकाल को दिया है। पहले दिन शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानून पर स्थगन प्रस्ताव लाया था, दूसरे दिन राहुल गांधी ने जासूसी पर स्थगन प्रस्ताव लिया। तो आप हमको बता दीजिए कि आपके स्पीकर या राज्यसभा के सभापति महोदय ने कौन से टाइम पर क्या स्वीकार किया है। तीसरी बात आपने कहा पीयूष गोयल जी का। अरे जो आदमी कभी जनता के बीच नहीं आया हो वो आदमी क्या कहेगा। पीयूष गोयल तो कारपोरेट के आदमी है। कभी कृषि कानून, कृषि का सवाल होता है, महाराष्ट्र की एक सांसद, भाजपा की सांसद ने सवाल किया कि कृषि फसल बीमा में कृषि किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो नरेंद्र सिंह तोमर को जवाब देना चाहिए या तो पशुपति पारस को जवाब देना चाहिए। तो वहां पर पीयूष गोयल खड़े होते हैं, बोले हम देख रहे हैं, सरकार इसका तय करेगी। भैया तो सारा काम पीयूष गोयल ही देखेंगे, रेल का भी। बिहार चुनाव के पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, पीयूष गोयल जी ने कहा था रेलवे का निजीकरण नहीं हो रहा है और हम रेलवे की भर्तियां दिसंबर 2020 से शुरू करेंगे। कहाँ है ये वादे? और वादे आप जो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 24 घंटे का काम, 15 लाख पर बात शुरू हुई थी, आज 5 किलो अनाज पर आके अटक गई है। और 100 रुपए का अनाज 160 रुपया का झोला और साथ में फोटो। तो ये प्रचार और एडवर्टाइजमेंट की जो सरकार है, आपने कल का आंकड़ा देखा होगा कहां से चंदा आया। और देश की सरकार आपके माध्यम से मैं जनता के बीच में लाना चाहता हूं। 60 साल आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई, तो उसका 198 करोड़ रुपया पार्टी का चंदा है और भाजपा का 7 साल के अंदर या तो 30 साल पार्टी को बने हो गए, उसका 2200 करोड़ रुपया चंदा हो गया। तो आप बताइए, अगर भ्रष्टाचार आप नहीं कर रहे हैं, आप महामारी को आड़े हाथों लेते हैं कि महामारी ने विकास नहीं करने दिया, तो आपके 900 कार्यालय क्या कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं? आपने 76 खरब रुपया विदेश से कर्जा लिया, 35,000 करोड़ रुपया आपने वैक्सीनेशन के लिए बजट में रखा और आप आके जनता के सामने कह रहे हैं कि हम गरीब आदमी को फ्री का वैक्सीन दे रहे हैं। आप गरीब के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, गरीब की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स के पैसे को आपने वैक्सीनेशन के लिए दिया है और आप बड़ा छाती कूट रहे हैं। 56 इंच की छाती में इतनी हिम्मत नहीं है कि देश के अंदर किसान खेत पर मर रहा है और जवान बॉर्डर पर। ध्यान दीजिए, संविधान पर हमको आस्था नहीं होती। और एक बात कह दूं, अभी हमारे साथी कह रहे थे ओबीसी बिल पर, तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1990 में सरकार गिरा दी थी जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। आप दूध के धुले हैं। अरे सुपर रखे तो रखे, चलनी का रखे जिसके 90 छेद। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को तानाशाही पूर्वक चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इनका इरादा है कि लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए और तानाशाही पूर्वक। एक बात और कह दूं, यह देश की सरकार जनता की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसान कानून के लागू होने से पहले अडानी के सेलों का एग्रीमेंट नहीं हो जाता। मैं ये बात दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। बताइए सुरेश जोशी जी। वंदना जी, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी फेलियरिटी राहुल जी भी बताते हैं, उनके कार्यकर्ता भी बताते हैं, उनकी पार्टी भी बताती है। वो कहते हैं कि भाई 2014 से लेकर के 2021 आज जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई इस सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सरकार बर्बाद है और इस सरकार के साथ कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब देश की डेमोक्रेसी के अंदर, देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस खाता भी क्यों नहीं खोल पाती? जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है,
जिस पार्टी ने इतने बड़े समय तक हुकूमत की है, और देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिस प्रदेश में 40-40, 45-45 साल कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही है, आज उस प्रदेश में, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा। तो अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जो कुछ बहुत कांग्रेस के विचारे कार्यकर्ता हैं जिनका कांग्रेस पर अभी भी विश्वास है, या यूं कहिए कि भाई वो कहीं दूसरी जगह जाने में सामर्थ्यवान नहीं है, ऐसे लोग आज कांग्रेस में टिके हुए हैं। राहुल गांधी जी को बयान देना पड़ा कि जो लोग डरते नहीं हैं, जो निडर हैं, वो कांग्रेस में रहें, और जो डर रहे अभी भी कांग्रेस से चले जाएं। अब जो पार्टी, देखो, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में खाता नहीं खोल सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसके पास 7 सीटें होती हैं, आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जहां पर उसकी सरकारें होती हैं, जहां पर वो लंबे समय तक काम करती है, राहुल जी जिस प्रदेश से आज सांसद आते हैं वहां सीटें बढ़ने के बजाय सीटें घटती हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि 2 पार्लियामेंट के चुनाव हो गए, एक 14 का चुनाव हो गया, एक 19 का चुनाव हो गया। 14 के चुनाव में चलो आप कह सकते हो कि साहब आपने खराब काम किया, आप बिल्कुल भ्रष्ट थे, आपकी सरकार भ्रष्ट थी, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए जो है कि आप 14 में सिर्फ 44 सांसद में आ गए। तो 19 में जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या बढ़ाती है, आप कहां जाते हैं? कुल मिलाकर जनाधार की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास जनाधार क्यों नहीं बचा, आप यही कहना चाहते हैं सर? मैं बीच में रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी सर, मैं चाहती हूँ जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप जनाधार की बात कर रहे थे कि कांग्रेस के पास जनाधार नहीं बचा है, लेकिन उनके पास फेहरिस्त बहुत लंबी है। आपकी कार्यों की फेहरिस्त उनके पास लंबी है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया? नहीं, देखिए, प्रजातंत्र के अंदर पल्लवी जी, निश्चित तौर पर उनके पास हमारे आरोपों की फेहरिस्त बहुत बड़ी है, लेकिन उस आरोपों को जो प्रमाणित किया जाता है, प्रजातंत्र में आरोपों को प्रमाणित कौन करता है? आरोपों को प्रमाणित देश की जनता करती है। देश की जनता कांग्रेस को यह बतलाने का प्रयास कर रही है कि भाई आप झूठे लोग हैं, आप निराशावादी लोग हैं, आप हताश लोग हैं, आप फ्रस्ट्रेट लोग हैं, और आपका जहाज डूब रहा है। जो आपके नेता थोड़ा होशियार समझदार है, उस डूबते जहाज को भी छोड़ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति आज देश के अंदर कांग्रेस की हो गई है। इसी का जो बड़ा कारण है इस फ्रस्ट्रेशन का, उसी कारण जो है कि आज आप पार्लियामेंट में भी विश्वास खो चुके हैं। आप जो है कि उस मंदिर का विश्वास भी खो चुके हैं जिससे देश चलता है, जिससे देश की जनता के मुद्दों का समाधान होता है, जिसमें देश के लोगों के लिए जनहित के कानून बनते हैं। और उन कानूनों को जो आप आज कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई आखिर कौन सी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? बताइए ना, आपकी लड़ाई कौन सी है? कोई लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं। आप तो सिर्फ कभी कभार मीडिया में आने के लिए कभी बैलगाड़ी ले जाते हैं, कभी साइकिल ले जाते हैं, कभी ट्रैक्टर ले जाते हैं, वो आप उसकी एक टीआरपी अर्जित करना चाहते हैं। देखो, किसान आंदोलन, अगर आपको किसान आंदोलन की लड़ाई लड़नी है, आप खेतों में जाइए, आप जहां किसान काम कर रहे हैं वहां जाइए, किसानों की समस्या क्या है उसके समाधान के लिए वहां बात कर ले। क्या एनसीआर के अंदर अगर कांग्रेस कोई आंदोलन करती है 2-4, 10, 20, 50 लोगों को लेकर के, उससे क्या किसान सेटिस्फाई हो जाएगा क्या? आज जो बचे खुचे राज्य भी कांग्रेस के 2-4 दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि अगला जब चुनाव होगा वो राज्य भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि आखिर हमको किस ओर जाना है। कांग्रेस का नेतृत्व को भी समझ ही में ये नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा होता तो आज आपके मंत्रियों की फौज आपको क्यों उतारनी पड़ी कि जाओ पहले प्रेस वार्ता करो और सारी चीजें क्लियर करके आओ? पल्लवी जी मैं इसका उत्तर दे दूं। मंत्रियों की फौज देके भारतीय जनता पार्टी हर उस झूठ को जो कांग्रेस परोसती है, उस झूठ को एक कार्यकर्ता के रूप में जनता के सामने लाने के लिए हमने कोई मंत्रियों की फौज नहीं उठाई, वो हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैंने भी 10 जगह बोला होगा, अभी बोलूंगा आगे कि भाई ये कांग्रेस का झूठ, कांग्रेस का पाखंड ये आपके सामने है, जिससे कि जनता उस पर मोहर लगाएगी। अभी जब चुनाव होंगे तो जनता फिर मोहर लगाएगी, फिर कहेगी भाई कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, ये फिर होगा। इसलिए जो है कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। इस फ्रस्ट्रेशन से भारतीय जनता पार्टी को असर नहीं पड़ता, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन से जो देश के एक प्रमुख विपक्षी दल है वो अपनी विश्वसनीयता, अपनी प्रामाणिकता डे टू डे खोते जा रही है। अब आप देखिए, कल बाजवा जी का मैं एक चैनल पे कल उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने सफाई में बात में कहा, उन्होंने कहा मैंने जब रूल बुक फेंकी
तो उस समय उस सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ था, मैंने कुर्सी पे फेंक दी। आखिर आप बताइए, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी के अंदर आप रूल बुक फेंक रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने कुर्सी पे फेंक दी, वहां पर कोई नहीं बैठा था, इसलिए जो है ये आपत्तिजनक नहीं हो सकता है। आखिर वो रूल बुक जो बनी हुई है, कल के दिन वहां पर को कांग्रेस के सभापति के रूप में बाजवा साहब भी बैठ सकते हैं, कोई और भी बैठ सकता है। तो आप जो मर्यादाएं हैं, आप जो नियम हैं, आप जो कानून हैं, उसकी क्या धज्जियां उड़ा दोगे क्या? आपका भारतीय जनता पार्टी से विरोध हो सकता है, हमारी नीतियों से विरोध हो सकता है, हमारे फेसेस से आपको पसंद नहीं आ सकते हैं, आपने कहा पीयूष गोयल का फेस हमको पसंद नहीं है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिस पार्लियामेंट में आप बैठे हैं वो पार्लियामेंट मित्रों आपकी भी है, हमारी भी है, उसमें उतना अधिकार आपका भी जितना हमारा है। वो आप इक्वलिटी के आधार पर वहां पर को कानून और नियम से आप बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना आज आपने रूल बुक फेंक दी, कल आप जाकर के शक्तिशाली तरीके से जाकर के वहां पर सभापति को तमाचा मार देंगे। ये क्या तरीका है? ये क्या हो रहा है? ये क्या देश की जनता देख रही है, नहीं देख रही है? कि चेयरमैन पर जो है कातिलाना हमला किया गया, ये बात तो आज पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आखिर आप इस प्रजातंत्र को, इस प्रजातंत्र के मंदिर को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या देश की जनता देख नहीं रही? क्या आप दिखा नहीं रही है देश की जनता को? बिल्कुल, कुंवर सिंह जी से ले लेते हैं ये बात। बताइए सर, आप किस ओर लेकर जाना चाहते हैं लोकतंत्र को? आपने कहा कि कांग्रेस का और भाजपा में अंतर क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ। 19 के लोकसभा में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे और भाजपा को 22 करोड़ वोट मिले हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं निकला, तो क्या केरल में इनका खुला क्या? आप तो दो मुही बात करते हो। सीएए लागू किया आपने असम में, तमिलनाडु में क्यों सीएए को आपने घोषणा पत्र में नहीं लिया? दूसरी बात, कहा कल राहुल गांधी जी नाटक करते हैं, तो 75 में अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद आए थे, तो क्या वो नाटक था? स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज ठुमके लगाती थी, तो वो क्या नाटक था? क्या अनिल विज और रामविलास शर्मा हरियाणा के मंत्री जो आज है, देखिए कुंवर जी, शब्द वापस लीजिए, ठुमके शब्द, फिर आप अमर्यादित आ रहे हैं। ये ठुमके शब्द वापस लीजिए, ये वापस लीजिए। देखो ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, शालीनता से रहिए। संविधान को लागू करने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे और इन्होंने एक बात कही, हमको आस्था नहीं है। इनको बड़ी आस्था है। इनके जो आरएसएस के लोग हैं, 52 साल इन्होंने तिरंगा देश का नहीं फहराया और आज भी फहराते हैं। तो तिरंगे से ऊंचा आरएसएस का झंडा, तो अपमान किसका कौन करता है ये दुनिया देख रही है। नानाजी देशमुख ने 1980 में 15 अगस्त को तिरंगे को जलाया था। तो इनसे पूछिए तिरंगे पर आस्था किसको है, संविधान पर आस्था किसको है। इतना ही यदि आप आस्थावान होते तो तड़ी पार, जिसको समाज में नहीं रहने दिया जाता, उस व्यक्ति को देश का गृह मंत्री आप प्रोजेक्ट करते। दूसरी बात, कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर सिंह जी, कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप बताइए संसद में किस तरह का व्यवहार आपके द्वारा किया जाता रहा होगा? संसद में मैं वहीं आ रहा हूँ बहन जी। इन्होंने नोट को उड़ाया था लोकसभा में, नोट की होलियां खेली थी इन्होंने। इनके सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, दमोह से शिवराज सिंह और गणेश सिंह वगैरह, इन्होंने नोटों को उछाला था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगालू लक्ष्मण जी घूस लेते हुए पकड़े गए थे। भैया मेरे, आप बता दीजिए कि आपके ही एक नेता ने कहा था पैसा भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं। तो आप हमको नैतिकता की बात सिखाएंगे। और रही बात जो लोकसभा और राज्यसभा में है, आपके पास संविधान है, कानूनी कार्यवाही करिए। दिल्ली पुलिस आपके पास है, आपने मार्शलों का उपयोग तो पहले ही लोकतंत्र के सिपाहियों पर किया है, तो लोकतंत्र के लिए तो धब्बा आपने बना ही दिया। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस आदमी के अधिकार छीने जाते हैं, जब संविधान पर आस्था रखने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग पे चोट रखी जाती है, उसके नियत पर चोट की जाती है, तो फिर वो अपनी बात मनवाने का रास्ता चुनता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि हमारे सांसदों ने गलत किया है तो आपके पास दिल्ली पुलिस है, एफआईआर कराइए। लेकिन आप वो कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हैं। आज भी पीयूष गोयल ने यही कहा है कि कार्रवाई की मांग हम करते हैं। अब ये तो सुरेश जी बताएंगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सुरेश जी, पल्लवी जी, मैं पहली बात आपको बताऊं, इसमें कहा था बक्सर की धरती पर 350 आतंकवादी देश में घुसने वाले हैं।
तो इनसे जरा पूछ लीजिएगा कि देश की इंटेलिजेंस देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को छोड़कर किसी पार्टी के अध्यक्ष को कब से रिपोर्ट करने लगी। और आपने इंटेलिजेंस पर सवाल उठाया था, आपने देश के सुरक्षा बलों पर सवाल उठाया था, आपने प्रश्न चिन्ह लगाया था देश की सेना पर, उस पर आपको आस्था नहीं, आप तो इस्तेमाल करना जानते। और एक बात जोशी जी आपसे और पल्लवी जी आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, हम सब अपने संस्कार में जीते, आप भी अपने माता पिता के पास जाते होंगे, पर जब माँ के पास जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं और 90 साल की माँ को लाइन में खड़ा करा के फोटो खिंचवाते हैं, जिसके 6 बेटे कपूत हो वही क्या हो रहा है? अब कुछ भी तरह की बातें मत बोलिए सर, कुछ भी तरह की बातें मत बोलिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, आपका ही रुख हम यहाँ पर करना चाहेंगे और मैं जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी क्योंकि समय की भी सर हमारे पास कमी है। जो कुछ भी कहा इस समय कुंवर सिंह जी ने, आपका रिएक्शन उस पर? देखिए पल्लवी जी, मैं क्या इसमें रिएक्शन दूंगा। आपने देखा कि किस तरह का फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे है। जो फ्रस्ट्रेशन आप आदरणीय कुंवर जी पे देख रही हैं, वही राहुल पे भी है, वही राहुल जी अपनी सोनिया जी और इनके नेताओं पे हैं। अभी हमको नैतिकता पढ़ा रहे हैं जिनके सारे नेता बेल पे हैं, अभी भी जेल जा सकते हैं। वो कोई सरकार उनको न बेल दे रही है न जेल डाल रही है। भाई संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो इस देश की कानून व्यवस्था है, उसके तहत जो उन्होंने अपराध किए उसकी तहत ही वो बेल पे है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां आज देश के अंदर बनी हैं और उसको देश की जनता भी देख रही है और देश के लोग भी देख रहे हैं, देश का प्रजातंत्र भी देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ आज ये कह सकता हूं कि देखो, हमको कभी भी मर्यादित होकर के किसी बात को बोलना चाहिए। अब ये झूठ परोसेंगे तो इन्होंने कहा कि 1980 में नानाजी देशमुख ने झंडा जो है कि देश का झंडा जला दिया। देखो कितनी बड़ी झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड ये टीवी चैनल पे बोल रहे हैं। आखिर सोचिए, समझिए कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जब परोसने का कोई पार्टी का कार्यकर्ता, कोई पार्टी का नेता इस तरह के प्रयास करेंगे तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि भाई आपके अंदर सत्ता को खोने की, सत्ता कभी ना आ पाने की एक फ्रस्ट्रेशन है। और इन्होंने हमेशा जो देश को चलाया, देश को जो है भ्रष्टाचार में चलाया, देश को अनीतिगत तरीके से चलाया। अब जब सरकार आज जो है कि सिस्टमेटिक देश को चलाना चाहती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो देश के मंत्रालय हो, चाहे देश का सिस्टम हो, तो वो कांग्रेस को कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह खल रहा है। उनको लग रहा है कि साहब ये आपत्तिजनक उनको इसलिए है, वो जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो नैतिकता हमें पढ़ा रहे हैं, तो राहुल गांधी उनके द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को उसकी प्रतियां फाड़ रहे थे और चैनल पे दिखा रहे थे। ये हमसे कह रहे हैं नैतिकता सीखो, तो वो चैनल पे फाड़ रहे थे। और आपको एक नहीं 10 ऐसे फोटोग्राफ्स दिखेंगे, ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आतंकवाद के बारे में कोई विषय बोला, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, सोनिया गांधी जी चेयर पे बैठी हैं, ऐसे कई सीन मीडिया ने दिखाए होंगे। भाई आखिर सोनिया गांधी बैठी है और देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। ये उस कार्य संस्कृति के लोग हैं, ये उस संस्कारों के लोग हैं। इसलिए आज जो ये पार्लियामेंट में जिस विषय को ले जा करके जिस तरह से इन्होंने हुड़दंग किया, जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, ये देश की जनता ने, पल्लवी जी, बहुत अच्छी तरह से देखा। और जितने भी राज्यों में भी चुनाव होंगे तो वो इस बात का जो है कि आपको दिखेगा कि भाई आखिर जनता के मन में इनके प्रति क्या धारणा है, जनता इनको कितना एक्सेप्ट करती है, ये अभी चुनाव में दिख जाएगा। जो ये हमको वो जनता ने देखा है और जनता उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला देगी। कुंवर सिंह जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं रोक रही हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि संसद की कार्यवाही के दौरान आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है और उसी का नतीजा ये रहा कि आज केंद्र सरकार के 8 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष को करारा जवाब उन्होंने दिया है। 8 बड़े सवाल भी विपक्ष के सामने आज केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से खड़े किए गए हैं। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।